तो दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अब आप समझिए कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 7 अगस्त से परीक्षा शुरू होने जा रही है और लगभग आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 महीने के आसपास का आपके पास समय बचा है। क्या आपको इन आखिरी दिनों में करना चाहिए, 1 महीने को कितने स्मार्ट तरीके से और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, इस सब की मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। तो सभी विषयों पे हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, किन चीजों पे आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना है, जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा काम की बातें आपकी इसमें रहेंगी और नई बातें आपको जानने को इसमें मिलेंगी। तो देखिए, पहले कुछ वीडियो का मैं सजेशन और दे देता हूं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैथ्स का पेपर कैसा आता है, लगभग 9,89,000 व्यूज है इस पे, आप इसको देख लीजिएगा। फिर एक ये वीडियो तो आप सबको देखना ही चाहिए, इसमें हमने पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं एनटीपीसी के उसमें पूरा एक निचोड़ दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, उस सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए, आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7 अगस्त से और 8 सितंबर तक आपकी परीक्षा चलेगी। लगभग 1 महीने आपका एग्जाम इसमें चलना है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज आपकी 3,445 वैकेंसीज हैं और इसके लिए 63,26,818 सिर्फ इतने ही फॉर्म भरे गए हैं। 63 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा है। हालांकि आप मान के चलिए कि इसमें से 50 से 60% लोग ही एग्जाम देने पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी वो संख्या बहुत बड़ी होगी, है ना। अगर आप 63 लाख का आधा भी कर लेते हैं और थोड़ा राउंड फिगर में कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 35 लाख 38 लाख बच्चे आराम से पेपर देने पहुंचेंगे। तो अगर फिलहाल इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पे 1836 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। एक सीट पर इतना कंपटीशन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेवल अच्छा आपने कर लिया है, आपने पढ़ाई को बहुत सिस्टमेटिक रखा है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे इसमें। देखिए, आपको पता है कि पहले सीबीटी 1 होगा, क्वालिफाइंग रहेगा, इसके बाद आपका सीबीटी 2 रहेगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट जिस पर बननी है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर मेडिकल है। तो अभी तो हम सीबीटी 1 पर फोकस करते हैं। तो आपका जो सीबीटी 1 है इसमें मैथ्स के 30 सवाल हैं, रीजनिंग के 30 सवाल हैं, जीए के 40 सवाल हैं। टोटल 100 सवाल रहने हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता है और आप टेस्ट अभी लगा ही रहे होंगे इस पैटर्न पर। अब हम आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर कि आपको आखिरी समय में किन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो हमने बहुत अच्छे से आपके लिए पूरा तैयार किया है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी डेली प्लानिंग। आपको एक आदत वैसे तो शुरू से ही बना के रखनी चाहिए, लेकिन अभी भी आप बना सकते हो। डे का एक पूरा प्लान करो। आप पहले तो 1 महीने का पूरा टारगेट करो कि भाई मुझे अगले 1 महीने में क्या क्या करना है, कितने टेस्ट लगाने हैं, कितने मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने चैप्टर्स का रिवीजन करना है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। हर चीज का एक टारगेट बना लो। उस टारगेट को डेली में बांट दो कि भाई रोज इतना करना ही है। जैसे आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट रोज लगाना चाहिए और आखिरी के 15 दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। तो एक मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस नहीं करा टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो पहला है, बहुत अच्छे से आपको अपने डे टू डे में मॉक टेस्ट को शामिल कर लेना है। फिर जैसे करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना है ना। फिर आप मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करोगे, रीजनिंग आप लगाओगे, जीके जीएस आप पढ़ोगे। तो हर चीज को आपको एक टाइम के साथ बांधना है कि भाई मुझे इन इन चीजों पे काम करना है। आपका डेली का शेड्यूल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डे टू डे का शेड्यूल अच्छा है, ओवरऑल पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होगी, इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। आप हर दिन शेड्यूल चेंज कर रहे हो, कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी आज मन ये नहीं है आज मन इसका कर रहा है, ऐसे पढ़ाई करने से आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलता है कंसिस्टेंट, एक अच्छे स्मार्ट रूटीन को फॉलो करने से, कि जब आप एक ही चीज पे बार बार वार करते हो तो उससे फिर वो चीज में क्रैक आता है, मतलब वो चीज आपको रिजल्ट देती है। तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत जरूरी है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक मॉक टेस्ट जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर आप रीजनिंग पर करिए काम, है ना। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको आती होगी, बट स्टिल रीजनिंग में आपको कोई चैप्टर कंफ्यूज कर रहा है या कहीं पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उस पर आप काम करिए। मैथ्स में आपको पता है कि इसमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों आते हैं। अरिथमेटिक तो फिर भी आपसे बन जाता है, लेकिन एडवांस में फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स बहुत सारे होते हैं, उनको रिवीजन करते रहो।
आपने हमेशा देखा होगा कि भले आपको आज कोई चीज समझ में आ गई हो, लेकिन आपने अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने उसको नहीं देखा, नहीं पलटाया, आप भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट्स का, फॉर्मूले का, थ्योरम्स का, जो भी ट्रिक्स है, जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स में है, उन चीजों को समय समय पर रिवाइज करते रहो, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मुझे तो बहुत अच्छे से आता था, मैंने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर ली थी। आपने अगर 15-20 दिन, 1 महीने से किसी चीज को नहीं पलटाया है, नहीं देखा है, आप बहुत सारी चीजें भूल चुके हो, ये मानकर चलना। इसलिए टेस्ट लगाने से फायदा यही है कि चीजें रिवाइज होती है, और रिवीजन तो आप करते ही हो, तो इसलिए फॉर्मूला है। अपनी एक मैथ्स की बहुत अच्छी किताब है, शायद आपके पास अभी हमने जून महोत्सव में बहुत सारे बच्चों को बांटी भी थी। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है अपनी, दिव्यास्त्र, पूरे मैथ्स के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला इसके अंदर है। रिवीजन करने के लिए बहुत शानदार किताब है, सारे फॉर्मूले इसमें सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले जनरल अवेयरनेस पे। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में अगर मेनली हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स एक तो डे टू डे पढ़ने वाली चीज है, ठीक है, और आप ये मानकर चलो कि आपको पिछले कम से कम 10 से 12 महीने का करंट अफेयर्स एग्जाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं है कि आपसे कितनी पुरानी चीज पूछ ली जाए। फिर भी मतलब आप 10 से 12 महीने का अगर आपने पढ़ लिया तो आप बहुत सेफ साइड रहोगे। 4 से 6 महीने में फिर भी थोड़ी रिस्क है, क्योंकि अभी जैसे जो एग्जाम्स हुए, जो क्वेश्चंस आए, उससे समझ में आए कि यार चीजें कहीं से भी उठाकर दे रहे हैं। तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। विनर्स के एप्लीकेशन पे फ्री में करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स हैं। आप विनर्स की एप्लीकेशन पे जाओगे, करंट अफेयर सेक्शन में जाओगे, ई मैगजीन्स आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। या आपने जिस भी माध्यम से पढ़ा हो, जो भी आपके नोट्स हैं, 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पलटाकर जाना है। अब देखो, करंट अफेयर्स हुआ, जीके हुआ, साइंस हुआ, ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इनको बार बार पढ़ना है, इनको रटना नहीं है। रटोगे कितना ही, आपको कभी भरोसा या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे याद हो गया। इसलिए इनको सबसे अच्छा तरीका है कि इनको पलटाते रहो, देखते रहो, अपनी नजरों के सामने से चीजों को निकालते रहो। तो एक समय बाद ये होता है कि भले आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देखकर पता चल जाता है कि हाँ, इसका आंसर ये है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, कनेक्ट होता है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है यार। आप रिवीजन नहीं करोगे, चीजों को पलटाओगे नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और रट्टा मारने के लिए तो चीजें इतनी सारी है कि आप रट्टा मार मार के थक जाओगे। इसलिए रिवीजन करो, उससे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। मॉक टेस्ट का मैं बता चुका हूं, कम से कम 1 लगाना चालू कर दो, 2 लगा दो तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन आखिरी के 15 दिन में तो हर एक स्टूडेंट को 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना। हमने विनर्स के एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं, पेड टेस्ट सीरीज भी है, किताब भी इसकी उपलब्ध है। आपको जो है या जहां से भी करना हो आप करो, लेकिन टेस्ट लगाना भाई चालू करो। और टेस्ट लगाकर छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, कौन सी चीज है जो पड़ी हुई है फिर भी नहीं बन रही है। तो वो एनालिसिस आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। इसलिए टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। और जब भी टेस्ट लगाओ, टाइमर के साथ लगाओ। ये देखो कि भाई एग्जाम में मेरे पास अगर 90 मिनट है तो 90 मिनट एकदम एग्जाम जैसे बैठना है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई इधर दिमाग को नहीं भटकाना है, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर यानी अपने टेस्ट पे करना है, जैसे एग्जाम दे रहे हो। फिर उसको अच्छे से मैच करो, गलतियों पर काम करो, एनालिसिस करो, उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि किस चीज को और पढ़ने की जरूरत है, कहां पर काम करने की जरूरत है। तो ये सब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं तो टेस्ट लगाया, सीरियसली एनालिसिस नहीं करा, टेस्ट तुम लगाते रहो, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब हम टेस्ट को सही नहीं लगा पा रहे हैं। ये सीधा सीधा संकेत है, हम एनालिसिस अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको आप लगाओ, है ना। टेस्ट का एनालिसिस मैंने कहा, फिर आप एनालिसिस से पता चलेगा कि मेरे कौन से वीक टॉपिक्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, कहां गड़बड़ हो रही है, उस पर आप काम करोगे। रिवीजन के बारे में मैं बता चुका हूं। फिर आपको डेली प्रैक्टिस और नेगेटिव मार्किंग है सबसे इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं मुझे तो पूरे 100 में से 100 मार के आना है, पूरा भले जो पता है वो लगा देंगे, जो नहीं पता तुक्का मार देंगे, कहीं कुछ तो सही निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है आपकी। तुक्का नहीं मारना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते हो, जहां होता है ना कि यार शायद 50-50 हो सकता है, या ऐसा याद आ रहा है कि आंसर है, वो नहीं करना है कि जय माता दी वाली टेक्निक लगा ली, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो जिस पे हाथ रुक गया बस वो आंसर, वो नहीं करना है। कंफर्म है, श्योर है, आंसर लगाओ, नहीं पता है छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि आपने अगर मान लो 5 लगा लिए, एक अगर गलत हो गया, मतलब एक सही बाय चांस हो गया, 4 गलत हो गए, तो वो बाकी तुम्हारे मार्क्स को ले डूबेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मायने रखती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है 1/3।
कि अगर आपने 3 गलत आंसर दे दिए तो आपका एक सही आंसर भी चला जाएगा उस चक्कर में। इसलिए तुक्के नहीं मारना है, इसकी प्रैक्टिस आज से करो। कई लोग तो तुक्का मारने की प्रैक्टिस करके जाते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर बी आंसर बहुत आता है, नहीं पता होगा तो बी लगा देंगे, सी लगा देंगे। बिल्कुल गलत, नहीं करना ऐसा। आपको यह पता होना चाहिए कि 63 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मात्र 3,400 वैकेंसीज है, और इसमें से मतलब 63 लाख लोगों में आप सोचो कि पढ़ने लिखने वाले क्या 3-4 हजार लोग नहीं होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे? तो तुक्के मारने वाले ये सब कहीं भी पता ही नहीं चलेंगे इतनी बड़ी भीड़ में। इसलिए बिल्कुल ऐसे गेम को नहीं खेलना है। सेफ जो बने वो करके आओ, जिसमें कॉन्फिडेंट है वो करो। जहां थोड़ा डाउट हो, जहां रिस्क लेने की इच्छा हो कि यार ये शायद ये हो सकता है, वहां लगा के आओ। बेवजह तुक्के मार के नहीं आना, पूरा पूरा करके नहीं आना है, ये बिल्कुल गलत खेल है ना। इसमें जोखिम शामिल है, ये ध्यान रखो। बाकी आपके लिए कुछ और चीजें हमने करी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज इसमें आती है, वो है आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, पुराने पेपर्स को। जैसे मैं अभी 1-2 दिन बाद ही, यानी 10 तारीख को ही मैं क्लास लेने वाला हूं, जिसमें एनटीपीसी के जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ उसके बहुत अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। उस क्लास को अटेंड कर लेना, यूट्यूब पे मैं लाइव लूंगा। बाकी आप जो अभी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये लगाओ। इससे आपको पैटर्न पकड़ में आता है कि रेलवे का पेपर बनाने वालों की सोच कैसी है, वो कैसा पेपर डिजाइन करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एग्जामिनर का माइंड पकड़ते हो, पैटर्न पकड़ते हो कि वो कैसे प्रश्न सेट करता है। इसलिए बहुत जरूरी चीज है यार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस लगाओ, सबकी आंसर की, सबकी पीडीएफ आराम से टेलीग्राम और दुनिया भर में मिल जाएगी। डाउनलोड करो और उनको पलटाओ, उनको लगाओ। बहुत काम की चीज है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। कमजोर टॉपिक्स पे काम करना है, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में मैं आपको बता चुका हूं, जो टॉपिक्स कंफ्यूज करते हैं या जहां लगता है कि यार इसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं, करके जाओ, इग्नोर मत करो। कोई चैप्टर में दिक्कत है उसको पढ़ो, मैथ्स में किसी चैप्टर में दिक्कत है उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया एक बार और क्लास अटेंड करो, उसके 50, 100, 200 सवालों की प्रैक्टिस करो। क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम है, किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं पता। तो बिल्कुल ये सोच कर मत जाना कि यार ये तो आएगा नहीं, ये चैप्टर तो आते नहीं, इससे तो कम प्रश्न बनते हैं। आपकी किस्मत का कोई भरोसा नहीं, आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर का कौन सा सवाल आ जाए। इसलिए सिलेक्शन में रिस्क नहीं लेना। एक दिन पेपर हो तो समझ में आता है, इतनी शिफ्ट में 1 महीने पेपर चलेगा, दिन भर में 2-2, 3-3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, हर चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। समय अच्छा है आपके पास, 1 महीने में अभी जो भी पढ़ना बचा है पढ़ लो, लेकिन पढ़ के सब कुछ जाना, रिस्क मत लेना। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, है ना। यहां पे हमने कुछ चीजें लिखी, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, 12 महीने का आपको पढ़ना है। एक मॉक टेस्ट आपको कम से कम, एनालिसिस अच्छे से करना है। एनालिसिस में मॉक टेस्ट से ज्यादा समय देना पड़े चलेगा, आप क्वालिटी पे काम करो। जैसे मैंने कहा 2 मॉक टेस्ट लगाओ, अब पता चल रहा है 2 मॉक टेस्ट लगाए, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो ढंग से, एक लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ। एक मॉक टेस्ट लगाओ, बढ़िया उसका एनालिसिस करो, भरपूर समय दो, गलतियों से सीखो, देखो कहां गलती हुई, कैलकुलेशन को मजबूत करो। जो कैलकुलेशंस पे काम करता है या जिसने कैलकुलेशंस को मजबूत करा है उसके मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं। और याद रहे कि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनमें आपको मैक्सिमम मार्क्स खींच कर लाना है। तो इसलिए मैथ्स रीजनिंग में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब चीजें आपको करके आनी है। उसकी प्रैक्टिस अभी से करके जाओ, क्योंकि जीके जीएस का, साइंस का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर या 90% मार्क्स तो आप ला ही सकते हो अगर अच्छी मेहनत कर ली तो। इसलिए उसमें हर चीज बन जाएगी और कोई बहुत ऐसे एडवांस या हाई लेवल के सवाल नहीं आएंगे, चीजें नॉर्मल आएंगी। 2-4 सवाल तो ऐसे आते ही हैं जो सबको ही कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बाकी चीजें तो आप कर ही सकते हो ना, बाकी तो अच्छे नंबर ला ही सकते हो। इसलिए ये मैथ्स और रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, सिलेक्शन आपका यही तय करेंगे। इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। और आखिरी दिनों में, मतलब अभी भी आपके पास थोड़ा समय तो है कुछ पढ़ना है तो, लेकिन इसके बाद फिर नया पढ़ने पे काम नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा है उसको मजबूत कर लो, जो आपने अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिस से अच्छा कर लो। और अगर कहीं पे किसी सब्जेक्ट में थोड़ा वो सिलेबस बचा है तो उसको कवर कर लो, बहुत ज्यादा बचा है तो अभी उसको होल्ड करो, क्योंकि जो पढ़ा है उसमें से प्रश्न बने ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, नया पढ़ते जा रहे हैं तो दोनों से मतलब आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो पढ़ा उसको रिवीजन नहीं करा, कुछ याद नहीं है। जो नया पढ़ा है वो तो अभी पढ़ा ही है, उसको रिवीजन और प्रैक्टिस तो कर नहीं पाए, तो उससे भी प्रश्न नहीं बनेंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जो पढ़ा है वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई उसका रिवीजन कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसको मजबूत कर लें। फिर समय बचेगा तो अपने दिन के कुछ घंटे आप नया पढ़ने पे दें, लेकिन ज्यादातर समय आपका, मतलब 80-20 का नियम याद रखें,
80% समय आपका रिवीजन और प्रैक्टिस पे जाना चाहिए और 20% समय आपका लर्निंग पे यानी सिलेबस पे जाना चाहिए। 80% समय प्रैक्टिस और रिवीजन पे आपको देने का समय आ चुका है। इस नियम का पालन कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ हमारी तरफ से टिप्स थी जो शायद आपको इन आखिरी दिनों में काम आ जाए। तो आप बढ़िया करिए, हमारी टीम आपको रेलवे के लेकर अच्छी प्रैक्टिस करा ही रही है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ आखिरी दिनों में अच्छी सीरीज भी लेकर आए जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और सारी चीजें और अच्छी बेहतर हो जाए। आप चाहें तो आप कमेंट भी करके बताइएगा किस टाइप की क्लासेस आप चाहते हैं, है ना। बाकी विनर्स के ऐप पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है। 49 में आपको 25 टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे और रेलवे का फाउंडेशन बैच है विजय रथ, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ना है, ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सब विनर्स की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप। और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, ऑफलाइन के लिए आप इंदौर आ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा जो दिमाग है वो खुला होगा, थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि अगर कहीं गलती कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी आपको मिल गई होगी और आप अगले 1 महीने में अपना बहुत अच्छा लेवल कर लेंगे। सीधी सीधी एक ही बात है, इन आखिरी दिनों में खूब सारी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को रिवीजन में और प्रैक्टिस में और टेस्ट में झोंक दोगे, उतना आप निखर के बाहर आओगे। क्योंकि ये मेहनत का समय है, लापरवाही का, आराम करने का, आलस का समय नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये बात ध्यान रखना, है ना। चलिए, थैंक यू। आप सभी को शुभकामनाएं, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।